नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की ये किताब है यूथ कम टाइम की। इस किताब में दोस्तों आज हम जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं बुनियादी सुरक्षा परिचय, जो कि पहला ही टॉपिक है दोस्तों। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। एक वीडियो मैंने कल डाली थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जाएंगे आपके। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बुनियादी सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों। सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित रहना, ये आपको याद रखना है बस। सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित रहना। जो भी लेटेस्ट पॉइंट है उन्हीं को कवर करेंगे। सुरक्षा का महत्व, सुरक्षा के महत्व में आपको याद रखना है सेफ्टी। सेफ्टी SAFETY, ये है सेफ्टी। सेफ्टी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, पूछेगा कि ए का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो ए का अर्थ होता है अलर्ट, ठीक है। एस का अर्थ होता है स्टे, एफ का अर्थ होता है फॉर, ई का अर्थ होता है एवरी, टी का अर्थ होता है टाइम, और वाई का अर्थ होता है यू। रहें सचेत के लिए हर समय आप, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, कारखानों में घटने वाली घटनाओं से सुरक्षा। देखिए, कारखानों में जो घटना घटती है उसके लिए पॉइंट है, ये इतना खास नहीं है, परंतु यहाँ पर देख लीजिए कुछ संस्थान व अपने व्यवसाय के अनुभाग में रखी जाने वाली सावधानियाँ। देखिए, सावधानी क्या है। यदि आप काम करते हैं किसी भी संस्थान में, धूम्रपान न करें। एक मेन पॉइंट यह है, कभी भी एक दूसरे पर लोहे आदि के टुकड़े न फेंकें, ये आपके लिए घातक हो सकते हैं। जिस मशीन टूल के बारे में जानकारी न हो उसे बिना जानकारी के प्रयोग न करें। संस्थान में अपने व्यवसाय अनुभाग में कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें। अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और बिना जानकारी के मशीन नहीं चलाना चाहिए। ITI दोस्तों इसमें है, और ITI आपने की होगी, वहाँ पर भी ये सुरक्षा संबंधी नियम आपको बताए गए होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा के प्रकार में क्या है, एक तो है व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी आपकी है। मशीन टूल सुरक्षा, साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप सेफ्टी है। तो ये जो तीन सुरक्षा के यहाँ पर मानक दिए गए, इनको याद रखना है। व्यक्तिगत सुरक्षा है, मशीन टूल सुरक्षा है, साधारण वर्कशॉप सुरक्षा है। अब आ जाते हैं दोस्तों, इनके बारे में हल्का हल्का सा जान लेते हैं। जैसे कि मशीन टूल सुरक्षा, मशीन टूल सुरक्षा के लिए हमको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये जो बातें हैं इनको एक बार आप देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए यहाँ पर याद हो जाएंगी, यानी एग्जाम तक आपकी बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी बातें। सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए। जिन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं उन पर समय समय पर हमको तेल लगाकर रखना चाहिए। विशेषकर बरसात के मौसम में इन्हीं देखभाल अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर इनकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। तो जंग से बचाने के लिए उन पर हमको क्या करना चाहिए, समय समय पर तेल लगाना चाहिए। नीचे आइए दोस्तों, 1-2 माह तक फाइल से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, इससे फाइल्स ज़्यादा देर तक चलती है। किसी भी मशीन का पार्ट खराब होने पर तुरंत ठीक कर देना चाहिए। अगर कोई पार्ट मशीन का खराब हो जाता है उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए। जब भी सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर तथा किसी भी कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। चलिए नीचे आते हैं। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए। वह समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे के कण साफ करते रहना चाहिए। तो जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं रेती, तो रेती को इस तरीके से साफ करते रहना चाहिए। चलिए नीचे आते हैं। साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, ये प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए ऐसे बनेगा। ये बनेगा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता के अनुसार हर नियोक्ता और कर्मचारी को सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस एक्ट के तहत है। तो कार्यशाला अधिनियम 1948, ये आपको याद रखना है, 1948। चलिए आ जाते हैं और दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जॉब बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। जो भी आप जॉब तैयार करना चाहते हैं उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, कभी भी तेल इत्यादि बिखरा नहीं होना चाहिए। और कार्यशाला में हमने बताया कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जॉब बनाते समय जॉब की माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन अपनाया जाना चाहिए। जैसे रफ माप के लिए स्टील रूल
और सूक्ष्म माप के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स इत्यादि का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में आपसे पूछेगा PPE की फुल फॉर्म, ठीक है। PPE की फुल फॉर्म पूछेगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपसे पर्सनल एग्जाम में यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट हमारा छूट चुका है, उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं ऊपर जा करके। ये व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था टूर वाला। तो चलिए पहले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा निम्नलिखित सुरक्षाएं होती हैं। किसी लटके हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम ना करें। वजन के गिरने से भारी दुर्घटना हो सकती है। आप केवल देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। कार्यशाला में कभी भी ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि पहनकर कार्य न करें। इससे चलती हुई मशीनों से दुर्घटना होने का खतरा बना होता है। तो जब भी आप कार्यशाला में काम करेंगे तो ढीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, और दोस्तों टाई नहीं पहने, मफलर इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कंपनी में कुछ विद्यार्थी काम करते होंगे, वो भली भांति जानते भी होंगे। चलती हुई मशीनों में तेल देते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। चलती हुई मशीनों में तो तेल कुप्पी से ही तेल डालना चाहिए। चलती हुई मशीनों की कभी मरम्मत नहीं करनी चाहिए, यानी कि बंद मशीन पर ही मरम्मत करनी चाहिए। चलती हुई मशीन पर मरम्मत करने से आपको नुकसानी हो सकती है। कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए, क्योंकि मशीनों से निकली लोहे के छिलके पैरों में लगने से घाव होने का भय रहता है। इसके लिए स्टील का बूट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, चप्पल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है, गलत है। ये आपके लिए सेफ्टी शूज है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी करना दुर्घटना को बुलावा देना है। तो चलती मशीन से आप छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें। चलती मशीन के सहारे न तो खड़े हों और न ही उसके पुर्जे जैसे बोल्ट आदि को छुएं, ठीक है। किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं, जिससे दुर्घटना होने का भय न हो। लोड ठीक से उठाएं। पीठ की मांसपेशियां का नहीं बल्कि टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पर दिया गया देखिए, दो तरीके से ये चित्र है। तो टांगों की मांसपेशियां का उपयोग हमको किया जाना चाहिए। चलिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मैंने आपको बताया था ऊपर। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या क्या ज़रूरी है, उस पर यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। आँख के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, सुरक्षा चश्मा, काले चश्मे, चेहरा ढाल। तो आँखों की सुरक्षा के लिए काले चश्मे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं सिर। तो सिर के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सिर के लिए दोस्तों हमको जो है हेलमेट, कठोर हेड। देखिए हेलमेट ये ज़रूर पूछा जाएगा। कठोर हेड या का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। सांस लेना रिस्पिरेटर, ठीक है, रिस्पिरेटर ये ज़रूरी है। शरीर के लिए चोगा, कुछ याद कर सकते हैं, चोगा या कोट, इसको याद कीजिए। हाथ और बाजू के लिए दस्ताने, जो फाइबर के दस्ताने उनका प्रयोग, लोहे के दस्ताने भी याद कर सकते हैं, और कलाई कफ, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके आगे हम चलते हैं। पैर और टांगों के लिए आपको सुरक्षा जूते, ठीक है, सेफ्टी शूज, और पैर के अंगूठे के लिए केपस ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। चलिए नीचे आ जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। तो चिकित्सा में दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा में 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, रिकवरी में मदद करना, ये है 3। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका कलर भी पूछा जाता है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का कलर, रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है, प्लस चिन्ह बना होता है, ठीक है। ये ज़रूरी है, बस इतना आपको याद रखना है। प्राथमिक चिकित्सा का सामान, इसमें कुछ सामान होता है जो हमको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा ही ज़रूरी हो जाती है जब आसपास अस्पताल ना हो और कोई सुविधा ना उपलब्ध हो सके जल्दी से, तो उसके लिए हमें प्राथमिक उपचार हमारे काम में आता है। और उसके लिए एक्री फ्लेविनिया, मर्क्यूरोक्रोम होना चाहिए, स्प्रिट अमोनिया, डिटोल और टीचर आयोडीन, बर्नोल, सूंघने का नमक, दवा युक्त प्लास्टर, रुई, गांज, जाली वाला कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन,
और तिकोनी व गोल पट्टी दवाई पिलाने का गिलास। ये हमको याद रखना चाहिए कि ये पॉइंट होने चाहिए आपके पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में। डोपर, बांस की तिलिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। और स्ट्रेचर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपके पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में जो 15 यहाँ पर आइटम दिए गए हैं ये आपके पास होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा नारे हैं, वैसे तो एग्जाम में नहीं बनेंगे, जैसे कि ये कि सुरक्षा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है, ऐसे लिखे जाते हैं नारे दीवारों पर। सुरक्षा से बगावत, दुर्घटना को दावत, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो आराम से, एग्जाम में तो प्रश्न इनसे बनने वाला नहीं है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट में केवल 3 ये अक्षर आपको याद रखने, ABC। ABC की आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। ए का अर्थ होता है एयरवे, ठीक है, इसको याद रखना है। बी का अर्थ होता है ब्रीथिंग और सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन, ठीक है। कल भी 7 प्रश्न आया था, सी का अर्थ पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में, तो सर्कुलेशन होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, बस जितनी जानकारी बताई जाए उतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर क्या कहा जा रहा है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कृत्रिम सांस विधियाँ हैं जिनको याद रखना है, प्रश्न इनसे बनता है। पहली विधि क्या आपकी सेफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, लो बोर्ड विधि है, कृत्रिम श्वास यंत्र विधि है। एक एक करके समझेंगे महत्वपूर्ण बातें। सेफर विधि में क्या होता है, जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ जाते हैं इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मेन पॉइंट यह है कि सेफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। सेफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, चित्र देखिए यहाँ पर दोस्तों, ऐसे पेट के बल लेटाया जाता है और ये व्यक्ति पीछे से ऐसे इसके ऊपर दोनों हाथों से जोड़ देता है और इसकी उंगलियां पास में मिली रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधा रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वे अंगूठे से समकोण बनाएं। पूछेगा नहीं, परंतु पता रहना चाहिए कि जो आपकी ये सेफर विधि है इसमें व्यक्ति को कैसे लेटा जाता है, तो छाती के बल इसमें लेटा जाता है। और यह प्रक्रिया दोस्तों 10 से 12 बार की जाती है प्रति 1 मिनट में, ये भी पॉइंट अच्छा है, 10 से 12 बार की जाती है। उसके बाद में सेलेस्टर विधि है। सेलेस्टर विधि में व्यक्ति को जो है दोस्तों पीठ के बल लेटाते हैं, पीठ के बल लेटाया जाता है इसमें भी। और यहाँ पर आप चित्र देखिए ताकि याद रहे, ऐसे करके दोस्तों ये देखिए पीठ के बल यहाँ पर लेटा जाता है और व्यक्ति सिर की तरफ इस तरीके से बैठा हुआ होता है और दोनों हाथों को यहाँ पर दबाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लेते हैं, पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला देते हैं और मुट्ठियाँ खोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस प्रक्रिया में भी 1 मिनट में 10 से 12 बार ये की जाती है। और यहाँ पर आप देखिए फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है, दबाव हटाने से बाहर की ताज़ी वायु फेफड़ों के अंदर पहुँच जाती है, पीड़ित को सांस लेने में सहायता मिलती है। मेन पॉइंट ये है कि इससे पीड़ित को सांस लेने में सहायता मिल जाती है। दोनों विधियों में ही ऐसा किया जाता है, परंतु ये दोनों विधियाँ शरीर पर छाले पड़ने के दौरान जो है लेटाने की व्यवस्था है। एक ला बोर्ड विधि है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधी हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है, ठीक है, सीधी हवा भरी जाती है। मुंह से मुंह में हवा भरने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो मुंह से मुंह में हवा भरने की प्रक्रिया कौन सी विधि है, लाबोर्ड विधि है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह भी 10 से 12 बार प्रति मिनट तक दोहराई जाती है, ठीक है। चलिए, जिससे पीड़ित को सांस लेने में सहायता जो है मिल जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट पर हमारा पॉइंट क्या है, कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। कृत्रिम श्वास यंत्र विधि में वहाँ पर तो 10 से 12 बार था, ठीक है, परंतु यहाँ पर कृत्रिम श्वास विधि में 15 से 20 बार है 1 मिनट में, जो आपको याद रखना है। रबर के बोल होते हैं इसमें लगे हुए इस मशीन में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें इस यंत्र में प्रयुक्त रबर के बोल में हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ पर इनलेट और आउटलेट होल लगे होते हैं जो रबर बोल को दबाते छोड़ने के साथ खुलते व बंद होते हैं, ठीक है। ये ही सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रबर का बोल है और यहाँ पर वायु इनलेट है, आउटलेट होल है, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और रबर का मार्क्स है। चलिए, ये और चित्र दिए गए इस तरीके से। अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर
यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। विद्युत झटका सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रभाव स्थापित हो जाता है। विद्युत झटका लगने का कारण, झटका लगने का जो कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति, और इसकी गति कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूछेगा प्रश्न आपसे कि विद्युत धारा का प्रभाव कष्टदायक नहीं होती है, मानव इसे सहन कर सकता है। तो मानव किस स्तर की धारा को सहन कर सकता है ये पूछेगा। मानव विद्युत धारा, जो मानव कितने मिली एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है, तो 1 से 8 मिली एम्पियर धारा को जो है सहन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको याद रखना है। और दोस्तों सहन करने का मानव व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति जो है 8 से 15 मिली एम्पियर तक भी सहन कर सकते हैं, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो उतना ही घातक होता हुआ चला जाएगा। अब जो घातक है प्रश्न बना था, इसमें श्वसन रुकने के कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है, अर्थात मृत्यु संभव है। कितनी मिलीमीटर एम्पियर तक धारा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? 50 से 100 मिली एम्पियर तक में जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि उसको इतना करंट मिल जाता है तो। और दोस्तों 100 मिली एम्पियर से अधिक ये तो परिणाम स्वरूप मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यहाँ पर कोई नहीं बचाएगा आपको, मृत्यु 100% निश्चित है। सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियम, सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियम है। कारखानों में मशीन ऑपरेटरों को विद्युत संबंधी नियम अपनाते हैं, जैसे कि विद्युत का मेन स्विच मशीन व ऑपरेटर के पास ही लगा देना चाहिए, पास में ही लगाना चाहिए, जिससे कि सुविधा हो सके। बिना प्लग प्रयोग किए सीधे बिजली के तार प्लग में लगाकर मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, बिना प्लग प्रयोग किए, बहुत से बिना प्लग के ही प्रयोग किए ही सीधे बिजली के तार उसमें लगा देते हैं। इससे क्या होता है, बोर्ड भी जल जाता है, अग्नि जल जाती है, आग लगने का खतरा बन जाता है। यदि कोई नंगा तार या किसी चलते पार्ट पर बिजली का तार रगड़ खाता दिखाई देता है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर तुरंत ठीक कराना चाहिए। विद्युत संबंधी कोई खराबी होने पर कारीगर को चाहिए कि वह इसकी सूचना अपने अधिकारी को दे। विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट आने वाला है कि किसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी चिन्ह, तो सेफ्टी चिन्ह दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए निषिद्ध चिन्ह होता है जिसको प्रोहिबिशन साइन कहते हैं, और अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन होता है, चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन होता है, सुरक्षात्मक चिन्ह इन्फॉर्मेशन साइन होता है। तो पहले वाले को पढ़ लेते हैं दोस्तों। निषिद्ध चिन्ह, इसमें क्या है, मेन पॉइंट ये है कि ये पूछेगा निषिद्ध चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो ये वर्त के आकार के होते हैं और लाल रंग के बॉर्डर, क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली पट्टी आकृति होती है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये तो होता है आपका बॉर्डर लाल रंग का, और अंदर जो है इसका ये सफ़ेद बैकग्राउंड होता है और ब्लैक पट्टी जो है बनी हुई होती है। ये है आपका निषिद्ध, ठीक है, निषिद्ध चिन्ह। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर आप पहले चिन्ह को देखिए, इस संकेत द्वारा पैदल के चलने के लिए मना किया जाता है। तो ये पैदल चल रहा है, इसके लिए संकेत है, इसको मना किया जा रहा है। दूसरे वाला जो चिन्ह दिया गया है, इस संकेत के द्वारा धूम्रपान और नंगे फ्लेम को निषिद्ध किया गया है। धूम्रपान के लिए ये चिन्ह है, ये चिन्ह दे देगा, पूछेगा किसका चिन्ह है, तो धूम्रपान का है, ये चिन्ह दे देगा। पहले वाला पूछेगा इसमें क्या मना किया जा रहा है, पैदल चलने को मना किया जा रहा है, या फिर ये वाला पर्सन बन जाएगा और चिन्ह दे देगा आपको, फिर आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए और कुछ चिन्ह देख लेते हैं इसके। तीसरा चिन्ह ये रहा, यहाँ पर आग को पानी से बुझाने के लिए मना किया जा रहा है। आग को पानी से बुझाने के लिए यहाँ पर मना करने वाला चिन्ह है। अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन, यहाँ पर ये भी दोस्तों इस चिन्ह की जो वो होती है ना आकार, वो वर्त के आकार का होता है और नीली पृष्ठभूमि होती है सफ़ेद चिन्ह द्वारा। इसमें क्या है कि इसकी पृष्ठभूमि जो है नीली होती है, बस पृष्ठभूमि नीली होती है और चिन्ह जो है सफ़ेद बने हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अनिवार्य क्या है, अनिवार्य आपके लिए ब्लू कलर है। ठीक है, जैसे आसमान नीला होता है, पानी नीला होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अनिवार्य हमारे लिए है नीली पृष्ठभूमि, यानी कि बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, नीला होता है। अनिवार्य चिन्ह के लिए बैकग्राउंड नीला होता है।
और सफ़ेद चिन्ह होता है और वर्त दोनों के लिए है, पहले वाले के लिए भी और इसके लिए भी वर्त है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिर के लिए संरक्षण पहने, ये सिर के लिए है। सुरक्षा हार्नेस, बेल्ट पहने हुए, ये सुरक्षा हार्नेस यहाँ पर देखिए ये बेल्ट पहने हुए हैं। उसके बाद में नीचे आइए, समाज के लिए संरक्षण पहने, और ये हाथों के लिए संरक्षण पहने, स्पष्ट नज़र आ रहा है, आराम से पहचान सकते हैं। पैरों के लिए संरक्षण पहने, सुनने के लिए संरक्षण पहने, ठीक है, और एडजस्टेबल गार्ड का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, मैंडेटरी साइन थे। अब आ जाते हैं चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह दोस्तों जो होते हैं वो इस तरीके से त्रिभुज की आकृति में होते हैं, त्रिभुजाकारी चिन्ह होते हैं, और इनकी बैकग्राउंड जो है वो येलो होता है, बैकग्राउंड इनका येलो होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। त्रिभुज और चिन्ह बने होते हैं काले चित्र के चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि आग से जोखिम के लिए ये वाला संकेतक है, बिजली से झटके से जोखिम के लिए ये वाला साइन है, नीचे विष के खतरे के लिए ये वाला साइन है, कोरोसिव पदार्थ के लिए ये वाला साइन है। नीचे आ जाते हैं, विस्फोट से जोखिम के लिए इस तरह का साइन है, ओवरहेड से खतरे के लिए इस तरह का साइन है, यहाँ पर ओवरहेड भी दर्शाया गया है, और सामान्य चेतावनी खतरे से जोखिम के लिए ये वाला साइन है, आयनाइजिंग रेडिएशन से खतरे के लिए ये वाला साइन है, और लेजर बीम का तो बहुत पूछा जाता है, लेजर बीम के खतरे के लिए ये वाला साइन है, ये लेजर बीम के खतरे के लिए इस तरह से बना होगा, ठीक है, इस तरीके से बना होगा, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये सभी त्रिभुज में होते हैं। सूचनात्मक जो होते हैं, सूचना दी जाती है दोस्तों, ये दी जाती है वर्गाकार पर, ठीक है, इस तरह वर्गाकार पर सूचना दी जाती है। अब इसको याद कैसे रखें दोस्तों, इसमें आप देखेंगे हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति होती है, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति होती है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति होती है। दो कारण है इसके, दोनों को जानना है आपको, या तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति होगी, ठीक है, तो आप आराम से इनको पहचान लोगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और इसको देखिए दोस्तों, इसको देखिए, इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। मृदु कौशल, इसमें केवल आपको ये 5S की अवधारणा आपको याद रखनी है, और ये जापानी शब्दों का समाकलन है। पूछा जा सकता है कि 5S की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो जापानी शब्दों का है, जापान से ली गई है। और इसमें जो 5S है इसका आपको याद रखना है, छटनी, क्रम निर्धारण, चमकना, मानीकरण और कायम रखना। जो तीसरे नंबर पर है चमकना, ठीक है, साइन, इसको याद रखना है क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि छटनी शॉर्ट, ठीक है, छटनी शॉर्ट पहले अस्कर्थ ये है, दूसरे अस्कर्थ है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, बस नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये चल जाएगा पता। चमकना यानी कि साइन, देखिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस विधि क्षेत्र में सभी मशीनों के स्वच्छीकरण विधि संबंधी यानी स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, साइन। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज, इसको याद कर लेना है, और लास्ट में आएगा कायम रखना, सस्टेन, ठीक है, लास्ट में क्या है, सस्टेन। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इन 5 S को पढ़ लिया है, ये ज़रूरी था एग्ज़ाम के लिए, और पर्सन जो है एग्ज़ाम में 100% दोस्तों यहीं से बनने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन पर, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आग, फायर, देखिए क्या है, आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ तथा उष्मा व ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है। कल मैंने आपको ये बताया था। आग जो है किसकी उपस्थिति में जलती है, पदार्थ, उष्मा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जो है जलती है। नीचे आइए, आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक कार्य, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन जो है आग उत्पन्न करने के लिए, जलने के लिए आवश्यक 3 पॉइंट हैं। आग लगने के कारण, देखिए कल प्रश्न बना था, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन, इससे आग लग सकती है। तेज चलने वाले पार्ट में तेल का न होना, इससे आग लग सकती है। जब सूखे पार्ट चलेंगे मशीन में तो रगड़ बनेगी दोस्तों, रगड़ बनने से क्या होगा, आग लगने, चिंगारी उठेंगे और फिर आग लगने खतरा बन जाएगा। तेल से सने चीथड़े जगह जगह बिखरे होने, ये भी गलत है। अगर चिंगारी उठ जाएगी और हमें तेल से सने कपड़े आग पकड़ लेंगे फिर आग लग जाएगी। कारखाने में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बिजली के तारों पर ओवरलोड होने से भी क्या होता है, आग लग सकती है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी, और विस्फोटक पदार्थों को ध्यान से न रखने पर भी आग लग सकती है। तो ये कुछ कारण थे आग लगने के। आग लगने के प्रकार और बुझाने के उपाय श्रेणी संबंधित एक तालिका है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बोक्सिनियस फायर जो क्लास ए है, क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी,
कागज, कपड़ा, जूट, लकड़ी के कोयले से लगी आग। तो क्लास ए में क्या आता है, ये 3 पॉइंट याद रखने, लकड़ी, कागज, कपड़ा। और इसको बुझाया जाता है किससे, पानी। यहाँ पर पानी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपको पानी याद रखना है क्लास ए के लिए, पानी। अगर पानी न हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रेत या मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, पानी न हो तो रेत मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं क्लास ए में। दूसरे में क्या होता है, तेलीय फायर। तेलीय फायर जैसे कि मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगी आग, ये तेलीय फायर है। इसे बुझाने के लिए दोस्तों हम प्रयोग करेंगे फोम का। फोम आपको याद रखना है, ये फोम, ठीक है। और यदि फोम नहीं है तो CO2 का। इसे क्लास बी क्या कहा जाता है, याद हो गया। क्लास सी जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG आदि से लगी आग है, इसको बुझाने के लिए आपको CO2 का इस्तेमाल करना होगा। तो तीसरे के लिए CO2 है स्पेशल। उसके बाद में आ जाते हैं हम दोस्तों इलेक्ट्रिक फायर, बिजली के तारों, उपकरणों एवं धात्विक पदार्थों से लगी आग। तो इसको कहते हैं क्लास डी। क्लास डी की आग यानी धातुओं में लगी आग किस क्लास में आती है, तो क्लास डी में आती है, याद रखना है। बिजली से लगी आग क्लास डी में आती है। इसको बुझाने के लिए CTC, ये इंपॉर्टेंट है, CTC का प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड न हो तो हेलोन, हेलोन आपको याद रखना है। यदि हेलोन भी ऑप्शन में नहीं है तो शुष्क रेत, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, शुष्क रेत का प्रयोग किया जाता है। मगर सबसे पहले आएगा आपके लिए ऑप्शन में CTC, और CTC न हो तो हेलोन है, क्योंकि हेलोन इसी का रूप है। आग बुझाने का यंत्र, ये प्रश्न बन जाता है, इसको देख लेते हैं। रेत से भरी बाल्टी, कार्यशाला के बाहर लाल रंग से पेंट हुई बाल्टियों में सूखी रेत भरी जाती है। तो प्रश्न बनेगा कार्यशाला के बाहर सूखी रेत से भरी बाल्टी का कलर कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है, ये आपको याद रखना है। कंपनी वगैरह में दोस्तों ये लटकी भी रहती हैं रेत से भरी हुई बाल्टियाँ। अब आते हैं नीचे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट घोल भरा होता है, एक कांच की बोतल में गंधक तनु अम्ल H2SO4 भरा होता है। इसका प्रयोग भी तो आग बुझाने के लिए ही किया जाता है, मेन पॉइंट यही है और कुछ नहीं दोस्तों। इस रिएक्शन को देखने के बाद में यहाँ पर CO2 निकल रही है और आग बुझाने का कार्य ये करती है, ठीक है। चलिए और इधर आ जाइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया गया है, चलिए देख लीजिए। औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण क्या हो सकते हैं, असावधानी। यदि आप असावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना 100% घटेगी। अरुचि, यदि आपकी काम में रुचि नहीं है तो आप काम मत कीजिए वरना दुर्घटना हो सकती है। जल्दीबाजी, यदि आप कारखाने में काम करते हैं और जल्दीबाजी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल्दीबाजी का वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अज्ञानता, अज्ञानता का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर जो नियम कायदे कानून है उन्हीं के अनुसार चलना है। उत्सुकता, इसको भी याद रखना है। ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है, यहाँ पर लाइन आपको याद रखनी है। असुरक्षित हस्तौजार, ठीक है, असुरक्षित हस्तौजार ये भी दुर्घटना का कारण है। उसके बाद में असुरक्षित पहनावा, असुरक्षित यदि पहनावा है तो उससे दुर्घटना हो सकती है। सुरक्षित पहनावे के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर कठोर टोपी रखनी चाहिए सिर पर, एयर प्लग का प्रयोग होना चाहिए, ब्लैक चश्मे का प्रयोग होना चाहिए, टाई ना पहने, टाई बिल्कुल नहीं पहनना है आपको, और यहाँ पर उंगली में रिंग ना पहने, ये प्रश्न बन सकता है, और सेफ्टी शूज पहने। तो ये कार्यशाला में कार्य करने हेतु कारीगर का उपयुक्त पहनावा है जिसको पहनना चाहिए, ठीक है। अगर असुरक्षित पहनावा होगा तो जरूर दुर्घटना घटेगी। असुरक्षित अभिविन्यास, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। काम करने का गलत तरीका, स्वच्छता की कमी के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। अनुशासन की कमी के कारण भी, यदि आप अनुशासन की कमी है तो दुर्घटना होगी। अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं और इस हंसी मजाक में कई बार दुर्घटना हो जाती है। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, यदि प्रकाश सही नहीं मिलेगा वहाँ पर कारीगर को तो क्या होगा, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं मजदूर, कारीगर, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम प्रश्नों पर। जो कुछ प्रश्न कल रह गए थे उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार 7 दिनों की अवधि जो निम्न की मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है, तो उसको याद रखना है सोमवार की मध्यरात्रि से, ठीक है, प्रश्न बना है। उसके बाद में निम्न में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है, दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। स्वचालित सुरक्षा गार्ड बिल्कुल है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड भी है, ट्रिप सुरक्षा गार्ड भी है, उपरोक्त सभी है। RRB पटना ALP। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाइए। औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं, शोर व कंपन बिल्कुल बनेगा। खराब लाइट अभी पढ़ा है, खराब वायु आवागमन से बनेगा। उष्मा और आर्द्रता उपरोक्त सभी के कारण जो है
खतरे और दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, नीचे आइए प्रश्न देखिए। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 तो 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर ये लागू होता है। 100 लीटर आपको याद रखना है, 100 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो हमने कहा था प्रचार वाक्यों का लिखा होना। प्रचार वाक्य जितने ज़्यादा लिखे होंगे इतना ये सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगी। देखा होगा सुरक्षा वाक्य कंपनियों में पोस्टर या दीवारों पर अक्षर लिखे रहते हैं, वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है। बस आंसर देख लेते हैं। फिर भी यह लाभदायक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, आग को निम्न में से कितने वर्ग में बांटा गया है? ए बी सी डी, मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 4 में, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ग बी में रिक्त स्थान से लगी आग होती है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर। तो बी के लिए क्या आएगा? तरलीय पदार्थ, बी के लिए तरलीय पदार्थ, ऑप्शन सी राइट रहेगा। और वर्ग डी में लगी आग होती है, तो वर्ग डी में विद्युत यानी बिजली से लगी आग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। तो थोड़ी पढ़ने दोस्तों, प्रश्न जो बनेंगे वो सभी कवर हो जाते हैं, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। लाइक नहीं करोगे तो फिर जो है क्लास कैसे कंटिन्यू जारी रखेंगे, ये भी एक मेन पॉइंट है। मेहनत कर रहा हूँ, और देखिए काफ़ी गर्मी है और फिर भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि हम और आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, पानी से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CTC फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इसको याद रखना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो किया जाता है। गैस से लगी आग को किससे बुझाया जाता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पर। गैस से लगी आग को किससे बुझाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा। देखिए पानी द्वारा तो क्लास ए थी और ये क्लास डी है CTC, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए ही आता है, ठीक है। इस तरीके से भी हमको देखना है, तो इसको याद कर लेना है। चलिए नीचे आ जाते हैं। फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किसकी आग बुझाने के लिए किया जाता है? फोम के लिए बताया था मैंने, क्लास बी की आग। फोम के लिए बताया था मैंने, क्लास बी की आग। देखिए यहाँ पर आंसर यही है। ये तो बिल्कुल याद रहने चाहिए हमारे दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 है, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इसको याद कर लेना है, सोडा एसिड वाले को, क्लास ए, ठीक है। ये क्लास ए का भी याद रखना है। क्लास ए में एक तो दोस्तों जल है, और जल ना हो सूखी रेत है, ठीक है। और एक और होगा सोडा एसिड। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? चुपचाप देखिए, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, बिजली का मेन स्विच बंद करें, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो वर्कशॉप में आग लगने पर हमको क्या करना चाहिए, ज़रा सोचिए। देखिए दोस्तों, बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करें, ये जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगदड़ न मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बिल्कुल सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हैमर प्रयोग करते समय नज़र कहाँ रखनी चाहिए? तो हैमर का प्रयोग करते समय जो पर दोस्तों नज़र हमको रखनी चाहिए। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, तो सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा आंसर बनने वाला है। तो आपने पढ़ा होगा और मैंने बताया था, रिस्पिरेटर, फिल्टर रिस्पिरेटर, ठीक है, ये आएगा इसके लिए। तो देखिए प्रश्न बन रहा है ना, थोड़ी सही प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि प्रश्न नंबर 58 हमारा। नुकरा निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? देखिए यहाँ पर खतरे के प्रति असावधानी, ये तो है। लापरवाही, सुरक्षा का आदर नहीं होगा। यदि आप सुरक्षा का आदर कर रहे हैं, ये कारण नहीं है। और उपकरणों का गलत प्रयोग करोगे तो ये भी दुर्घटना का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तेलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए फोम, सोडा एसिड, CTC, किसका प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो फोम, देखिए फोम का प्रयोग किया जाएगा तेलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए। तेलीय पदार्थों की आग आती है क्लास बी में, और क्लास बी के लिए आपको बताया था फोम।
और फोम ना हो तो CO2, ठीक है, ये ज़रूरी है, ऐसे आपको याद रखना है। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत के लिए CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी सूत्र भी दे सकता है आपको। फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग किए जाते हैं? ये दोस्तों अभी इक्वेशन आई थी, तो इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसके लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए वाला, Na2CO3 प्लस Al2SO4, ये इसका आंसर सटीक बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको उपलब्ध कराई जा सके। सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सूक्ष्म रसायन वाले विद्युत आग, जब हमें 3 ऑप्शन ना मिले तब क्या करेंगे? सूक्ष्म रेत का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सोडा एसिड अग्निशामक किस प्रकार की आग पर प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड, तो सोडा एसिड क्लास ए की आग है, लकड़ी की आग, ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है, ये भी याद हो चुका होगा। तो क्लास ए की आग के लिए मैंने आपको क्या पॉइंट बताए हैं? आपको जल याद रखना है, ठीक है, जल ना हो तो सूक्ष्म रेत याद रखना है, सूक्ष्म रेत ना याद ना हो, नहीं ऑप्शन में ना हो तो आपको सोडा एसिड याद रखना है, सोडा एसिड। और सेकंड वाले में फोम आता है, CO2 आता है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लास बी की आग कौन सी होती है? तो क्लास बी की आग वही तेलीय पदार्थों से लगी आग, तेल पेट्रोल आदि से लगी आग, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। ये 65 हमारा यहाँ पर, खतरनाक विद्युत प्रवाह के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं और बिजली के झटकों से होने वाले हानियों को रोकने के लिए विद्युत धारा के इस प्रवाह को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो अर्थिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर्सन को कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये यहाँ पर स्तंभों का मिलान करना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाल रंग, रंग प्रदर्शित और चिन्ह, लाल रंग किसके लिए था बताइए दोस्तों? तो निषेधात्मक, प्रोहिबिशन, यानी कि ए का 3 ये बता था। और दोस्तों जो आपका पीला रंग था वो था वार्निंग के लिए, बी का 1। और ब्लू नीला ये था आपका आदेशात्मक, मैंडेटरी साइन के लिए, तो सी का 2। और हरा रंग था दोस्तों आपातकालीन स्थिति से बचाव के लिए, 4। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। इस तरीके से याद रखना है। इस ऑर्थोग्राफिक दृश्य के संगत प्रथम प्रक्षेप में आइसोमेट्रिक दृश्य, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये चित्र है और ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट याद कर सकते हैं, पूछेगा तो नहीं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रियाओं को बताइए। ये यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेलनाकार वस्तु का व्यास नापा जा सकता है, तो इसके लिए ये आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचानें, तो यहाँ पर है चक्र संतुलन, ये चक्र संतुलन को दर्शा रहा है चित्र, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, राइट लेफ्ट चक्र संतुलन को दर्शा रहा है। चित्र में प्रदर्शित श्रेणियों का सही क्रम पहचानिए, यहाँ पर है श्रेणियों का सही क्रम हमको पहचानना है। पहले वेव, फिर बी में अर्धवृत्ताकार, सी में तिर्यक काट और डी में समतल। तो भाई इसको याद रखना, वेव, अर्धवृत्ताकार, तिर्यक काट, समतल। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। जहर के खतरे को दिखाई देने के लिए इनमें से कौन सा संकेतक प्रयुक्त होगा? तो हमने बता दोस्तों कि साइन या तो प्रश्न बना देगा और साइन के चिन्ह दे देगा, पहचानना होगा। तो ऑप्शन बी वाला यही तो है, जहर के खतरे को दर्शाने के लिए, ठीक है। और ये लेजर बीम का है, देखिए यहाँ पर ये समाज के लिए संरक्षण पहने हैं, ठीक है। और ये आपका प्रथम उपचार उपलब्ध सूचना चिन्ह है, और ये लेजर बीम से खतरा चेतावनी चिन्ह है, ठीक है। तो त्रिभुज वाले तो चेतावनी चिन्ह होते ही हैं, ठीक है।
येलो बैकग्राउंड होता है इनका और काले रंग के बने हुए होते हैं। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह है। तो दोस्तों पहले वाला है, इसको याद कर लीजिए। इस वस्तु के आगे के भाग को सही दृश्य को चुनिए। इस वस्तु के आगे के भाग के सही दृश्य को चुनिए। ऑप्शन सी में है ये, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रीसाइज है परंतु एक्यूरेट नहीं है? तो डी वाला है। इसमें आपको 5 सितारे नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा कंटेस्ट कीजिए, याद रह सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? देखिए ये पढ़ा था हमने, किस वर्ग में आएगा? प्रोहिबिशन साइन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह में से किस वर्ग में आता है? तो ये त्रिभुज में बना है, वार्निंग साइन, बी विकल्प सही रहेगा। देखिए त्रिभुज में बने हुए साइन है सारी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? यहाँ पर देखिए, आप पहचान सकते हो तो पहचान दीजिए। हमने चूंकि पढ़ चुके हैं। इसका क्या कैसा कलर है? वाइट में है, और वाइट वाले हमने बताए थे आपको किस में आएंगे? मैंडेटरी साइन में। मैंडेटरी साइन, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। और ये चिन्ह जो दर्शाया गया है किस वर्ग में आता है? देखिए आयताकार है, और आयताकार क्या होता है? इन्फॉर्मेशन साइन है। इन्फॉर्मेशन साइन है आयताकार वाले। ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा समय लगा है परंतु पूरी क्लास यहाँ पर हो चुकी है। और जो पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था उसको भी देख सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों मेरी मेहनत के लिए दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।